ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो किसी समय में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था, जिसका नाम था सेठ राम प्रसाद। वो अनाज का व्यापार करता था। सेठ राम प्रसाद अमीर होने के साथ साथ दयालु भी था। उसने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसके व्यापार को ठप कर दिया और उसे लाखों रुपयों का कर्ज हो गया। राम प्रसाद के घर में उसकी पत्नी, एक जवान बेटा आशीष और एक बेटी थी संजू। राम प्रसाद का व्यापार खत्म हो जाने के बाद उसने सोचा कि उसकी शहर में एक दुकान है। उसे आशा थी कि उसका बेटा आशीष उस दुकान को संभाल लेगा। बेटा, हमारा काम तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास दुकान तो है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी दुकान संभालो, और कुछ नहीं तो कम से कम घर का खर्चा तो चल सकेगा। बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। कितने सालों से हमारी शहर की दुकान खाली पड़ी है। अब तुम्हें इस घर के बारे में सोचना होगा। अगर तुमने काम अच्छे से संभाल लिया तो हम लोगों का कर्ज भी उतार पाएंगे। माँ, आप और पिताजी जैसा कहेंगे मैं वही करूँगा। आशीष हर रोज घर से दुकान के लिए जाता, लेकिन सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ मस्ती करता फिरता। इधर राम प्रसाद भी घर चलाने के लिए शहर में कुछ न कुछ काम करने के लिए जाने लगा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक शाम राम प्रसाद थका हुआ घर आया। उसकी इच्छा हो रही थी जल्दी से बिस्तर मिले। वक्त के तीखे तेवरों ने उसे बहुत थका दिया था। मीना ने देखा तो वह भी पीछे पीछे आ पहुंची और उसकी हालत देखकर बोली, कपड़े तो निकाल लिए होते, लाओ मैं निकाल दूं। मीना, मुझे मत छेड़ो, पड़ा रहने दो। कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती है। बड़ा थका हुआ हूँ। हो सके तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ। बहुत थक गया हूँ, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। न जाने कब दिन सुधरेंगे, कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेरी आत्मा कहती है जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। मीना, ये सब मन का वहम है। यही सोचते ये सब झेलते आ रहे हैं। अब तो शरीर भी जवाब देने लगा है। थोड़ा सा काम क्या कर लेता हूँ, थकान हो जाती है। जब सुख झेलने की उम्र आई है तो दुख भोग रहा हूँ। कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। सब बनी बनी के रिश्ते होते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता। जी, आप थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। मीना चाय बनाने के लिए रसोई की ओर चली गई। वो सोचने लगी, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, काफी उतार चढ़ाव देखा है। जब अच्छा काम था, सुख था, सभी अदब से बात किया करते थे, आगे पीछे लोग घूमा करते थे। कितने लोग इस शहर में इसके सहयोग से आज बुलंदी पर है, पर कोई सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ा दुख है इन्हें। पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए इस उम्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मीना अपने पति का दुख दर्द समझती है। इसी कारण समय समय पर उनका साहस बढ़ाए रहती है। सच्ची पत्नी का यही धर्म होता है कि दुख में पति के दर्दों और भावनाओं को समझकर कदम कदम पर साथ दे। कुछ समय बाद मीना चाय लेकर आ पहुंची और बोली, यह लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और मैं तो कहती हूँ कि आप चिंता मत किया करो, जीवन में सुख दुख तो चलता रहता है। इनसे घबराने वाला जीवन के संघर्ष में हार जाता है। ईश्वर की कृपा रही तो पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीना, ऐसे मोड़ पर तुम्हारा साथ हो और मैं घबरा जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि तुम जैसी पत्नी हर आदमी को दे। नहीं तो आजकल की औरतों को मैं भली भांति जानता हूँ। सुख में तो पति को बहुत प्यार करती है और दुख में रात दिन कोसती है। सब पत्नियां ऐसी नहीं होती। जो पत्नी दुखों में पति को कोसे, मैं उसे पत्नी नहीं, गैर औरत समझती हूँ। ऐसी औरत पत्नी के नाम पर कलंक होती है। तुम ठीक कहती हो मीना, पर हर पत्नी ऐसा नहीं समझती। वो तो अपना दुख सुख देखती है, पति का नहीं। अच्छे भले परिवारों के टूटने का यही तो कारण है। अब अपने पड़ोस के शर्मा जी को ही देख लो, कितना प्यार था पति पत्नी में। लोग आश्चर्य करते थे। आज पूरा मोहल्ला दोनों की रात दिन की काव काव से तंग है। अजी, मुझे अपना घर देखना है, दूसरों से हमें क्या लेना देना। अपनों को हमने हमेशा देखा भाला, पर वो सब साथ छूट गए तो दूसरों को देखने से क्या लाभ होगा। अब तो उनसे यही सीख मिली है कि यहाँ अपनी मौत वरना है, अपनी मौत जीना है।
तुम ठीक सोचती हो मीना। काश मैंने भी कुछ अपना भला सोचा होता तो शायद यह दिन देखने नहीं पड़ते। मुझे गैरों से कोई शिकवा नहीं है, मुझे तो अपनों ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। छोड़ो उन पुरानी बातों को, अब ये बताओ कि खाने में क्या लोगे? मीना, जो इच्छा हो बना लो, सुबह जल्दी ही काम पर निकल जाऊंगा। आप जो खाओगे बना दूंगी। तुम ऐसा करो, आलू मटर बना लो, सुबह ताजी रोटियां बना देना, सब्जी यही काम आ जाएगी। मीना उठकर खाना बनाने चली गई। समय की अंगड़ाई और पत्नी के सहयोग ने राम प्रसाद का साहस संघर्ष के लिए और उत्साहित कर दिया था। सुबह होते ही राम प्रसाद काम के लिए जाने लगा तो मीना ने अनुरोध किया, अजी जाते जाते आशीष को दुकान खोलने की आज्ञा देते जाइए, वह अब किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देगा। मीना, तुम्हें मालूम है आशीष की वजह से इस गरीबी में कितनी बड़ी रकम की चपेट में आ गया हूँ। सब मुझे ही निभानी पड़ रही है, मैं अब और नहीं झेल सकूंगा। और तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। इससे बेहतर है कि दुकान बंद रहे, सिरदर्दी तो नहीं रहेगी किसी बात की। उसे यारी दोस्ती निभा लेने दो, जब ठोकर खाएगा तो दिमाग सही हो जाएगा। आदमी धीरे धीरे सब सीख जाता है। आशीष अभी बच्चा है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वह अब शिकायत का मौका नहीं देगा। ये तुम्हारा विश्वास है मीना, उसका नहीं। उसकी सिफारिश मत करो, इस बात को मैं नहीं मान सकता। हाँ, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? इतनी खुशामद अगर मैं पत्थर के साथ करती तो उसके दिल में भी दया का सागर उमड़ पड़ता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मीना? छोड़ो, चापलूसी मत करो। मेरी बात कभी मानी है जो आज मेरी बात मानोगे? मैं समझती थी पहले की तरह ही जिद्दी रहोगी। तुम्हारी जिद के आगे मैं क्या, भगवान भी हारा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मेरी बात पर गौर करो, मैं जो कहता हूँ ठीक है। मैं तो बुद्धू हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझती। वह अंदर गया और दुकान की चाबियां लाकर मीना के हाथों पर रख दी। ये लो, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। अब खुश हो ना? अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ। राम प्रसाद के चले जाने के बाद मीना ने उनकी बातों पर गौर किया। वह सोचने लगी, आशीष के पिताजी सही कहते हैं। अगर आशीष ने जिम्मेदारी से काम संभाला होता तो लाभ नहीं तो घाटा भी नहीं होता। दुकान बंद करने की नौबत नहीं आती, न ही इतना किसी का कर्ज होता। उन्हें इतना अपमान नहीं झेलना पड़ता। आशीष के बच्चे की वजह से आज सब झेलना पड़ता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मोतीलाल सेठ और नन्हे सेठ आ टपके और बोले, अरे राम प्रसाद, राम प्रसाद, कहाँ हो भाई? बाहर आओ। जी वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। देखो, राम प्रसाद से बोल देना 1 हफ्ते के अंदर मेरी रकम नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। लेने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था और देने के लिए छिपता फिरता है। मेरी रकम की एक एक पाई चुकता नहीं की तो मैं पैसा वसूल करना जानता हूँ। लेते समय अपने पराई की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहा था, देने के वक्त बहाना बनाता है। 1 साल से अधिक हो गया है, वह मेरी आदत अच्छे से जानता है। उसे समझा देना, अब और दिन टाल मटोल नहीं चलेगा। अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि राम प्रसाद की नीयत में खोट होगा तो मैं 1 कौड़ी भी उधार नहीं देता। मीना से पति का अपमान बर्दाश्त न हो पा रहा था। वो क्रोध के घूंट पिए जा रही थी। उसने फर्श पर अंगूठे को रगड़ रगड़ कर लाल कर लिया था। खून रिसने लगा था। नन्हे सेठ बोले ही जा रहा था। आखिर उसका मौन टूट पड़ा। सेठ जी, आप इतनी सी रकम के लिए मुझे बहुत कुछ कह चुके हो। जो नहीं कहना चाहिए था वह भी आपने कह दिया। जब आप नए नए शहर में आए थे तो उन्होंने आपको दोनों हाथों से सहयोग दिया था ना। 5 साल के बाद आपने रकम अदा की थी, वो भी किस्तों में। वो दिन आप भूल गए? अरे मैं औरत के मुंह नहीं लगता, राम प्रसाद आए तो बता देना। मोतीलाल और नन्हे सेठ तेवर दिखाकर चले गए। आवाज सुनकर अंदर से आशीष भी आ गया और बोला, कौन है नालायक जिसे मेरी माँ से बात करने की भी तमीज नहीं है? तू चल अंदर। तू सही होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तेरे कारण आए दिन मुंह का पानी उतरने लगा है। जो इस घर के सहारे उठे वही तेवर दिखाने लगे हैं। इन तेवरों से ये घर किसी से डरने वाला नहीं है। ये क्या मम्मी, आपके अंगूठे से कितना खून बह गया? पापा को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। पापा को कुछ न बताना बेटा, पूछेंगे तो मैं बहाना बना दूंगी। माँ, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर आशीष डॉक्टर को लेने चला गया।
इतने में राम प्रसाद भी आ पहुंचा। फर्श पर बहते खून को देखकर बोला, मीना, ये तुमने क्या कर लिया? आशीष से कुछ बातचीत हुई है क्या? बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी खरोच लग गई थी, खून निकल आया। खामखा में आप परेशान हो रहे हो। इतने में डॉक्टर भी आ गया। राम प्रसाद डॉक्टर के सामने गर्म हो गया। उसे शक हो गया कि कोई ना कोई गंभीर बात जरूर हुई है। तभी इसने पैर के अंगूठे पर सारा गुस्सा उतार दिया। मीना, कितना खून बह गया है और तुम कह रही हो कि खरोच लगी है। क्यों सच्चाई को छिपा रही हो? मैं जानता हूँ आशीष से तुम्हारी जरूर कुछ बातचीत हुई है। आने दो आशीष के बच्चे को। मैं समझता हूँ कि बराबर के लड़के पर क्यों हाथ उठाऊं, लेकिन उसकी शरारत बढ़ते ही जा रही है। ढील देने का मतलब ये नहीं है कि औलाद माँ बाप के सिर नंगा नाच करे। मीना पति के तीखे तेवरों को भांप गई थी। अगर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो ये आशीष पर बरस पड़ेंगे, हो सकता है उस पर हाथ भी उठा दे। कुछ समय बाद डॉक्टर ने मीना के पैर पर पट्टी कर दी और बोले, मीना देवी, आशीष दवाइयाँ लेकर आ जाए तो मेरी दुकान पर भेज देना, उसे समझा दूंगा। उसी तरह से दवाइयाँ लेते रहना। राम प्रसाद जी सरल भाव में बोले, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मीना को? देखिए राम प्रसाद जी, घबराने की कोई बात नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते में घाव ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, दूसरी ओर आप समझा रहे हैं कि घाव हफ्ते 2 हफ्ते में भर जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए राम प्रसाद जी, इसमें समझने वाली बात यह है कि खाल के साथ मांस भी पूरी तरह से छिलकर गायब हो चुका है। केवल अंगूठे की हड्डी शेष है। इनका आप बातें की चीजों से परहेज रखें तो अच्छा रहेगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राम प्रसाद ने वही बातें फिर से दोहरा दी। मैं सच कहती हूँ, आशीष से कोई ऐसी बात नहीं हुई। तुम्हें मेरी कसम, आशीष को कुछ मत कहना, उसका कोई दोष नहीं है। फिर क्या बात है मीना? तुम क्यों छिपा रही हो? सच सच बताती क्यों नहीं? राम प्रसाद की छोटी लड़की संजू अंदर से आकर बोली, मैं बताती हूँ पापा। हाँ, तुम बताओ बेटा, ये तो कुछ बताएगी नहीं। मैं तेरी माँ की आदत अच्छी तरह से जानता हूँ। तू चल अंदर, अब बहुत बोलने लगी है। तू बता बेटी, डरती क्यों है? मैं जो हूँ। संजू, थोड़ा भी मुंह खोला तो तुझे बहुत मारूंगी। तू बिल्कुल मत घबरा संजू, तू यहाँ से नहीं जाएगी। अब सच सच बता कि बात क्या है। पापा, सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ आए थे, बहुत भला बुरा कह गए। मम्मी ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मम्मी के बोल से उनके सारे तीखे तेवर ढीले हो गए। गई नहीं संजू की बच्ची तू यहाँ से। मुझे लगता है सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ के ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं। मीना ने राम प्रसाद को बहुत समझाया, तब जाकर वह माना। उसे भी इस बात की समझ है कि नाजुक समय में आदमी का झुककर चलना ही अच्छा होता है। यही समझकर वह शांत रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राम प्रसाद काम करके घर आया तो वह बहुत खुश था। मीना ने उनको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। राम प्रसाद ने 5,000 रुपए मीना के हाथों में रख दिए। कहाँ से लाई ये? अरे भाई, तनख्वाह की है, मुझे पेश की मिली है, कहीं से चुरा कर नहीं लाया हुई। कहीं काम मिल गया है क्या? सेठ रामदास के यहाँ मुनीम का काम मिला है। 5,000 रुपए महीना पेशगी लाया हूँ। सेठ रामदास मुझे बाजार में मिले थे। उन्होंने बताया हमें आप जैसा गुणवान आदमी तालमेल के लिए चाहिए। मैंने बातचीत की और अपनी शर्त रख दी और वह भी राजी हो गए। मुझे ऐसा लगता है मीना कि अब वक्त के तेवरों ने अपना रंग बदल लिया है। मेरी आत्मा कहती है अब जल्दी ही वक्त के तीखे तेवर बदल जाएंगे। सो भगवान ने मेरी सुन ली। मैं सुबह मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। सुबह होते ही मीना, संजू और आशीष नहा धोकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए चले गए। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बहुत समय पहले की बात है। नानपुर नामक एक छोटे से गांव में प्रकाश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। उनकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया। प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वो सब धूल में मिल गए। बीए पास करने के बाद प्रकाश के पास के गांव में ठाकुर साहब के लड़के को 500 रुपए महीना ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी मिल गई। प्रकाश को 500 रुपए की नौकरी करते ही शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। ये मकान
ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। प्रकाश को ठाकुर साहब के लड़के को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। प्रकाश अपने शिष्य नरेंद्र को पढ़ाकर उठा तो ठाकुरायन रमा देवी ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। आज कैसी सलाह है? नरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे अंदर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? नरेंद्र का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। जी, आप ये नरेंद्र बाबू से ही पूछिए। नहीं प्रकाश, मैं तुमसे पूछती हूँ। मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन यह समझ लीजिए कि उनका पढ़ना हो चुका है। तो कर डालो, मुझे बस यही डर लगता है कि कहीं लड़का बहक न जाए। मेरे रहते आप इसकी चिंता न करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेगी, यह समझ लो बस। तो मैं इनकार कब करता हूँ? बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। ठाकुर साहब उन आदमियों में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था। उनकी नजर में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। वो घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज है और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5000 रुपए के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाए। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। यहाँ तो रो रो कर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए, मजे से खाते हैं और चैन करते हैं। इसलिए कहता हूँ, ईश्वर बड़ा अन्यायी है। अपना अपना कर्म है, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां चलनी भी मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए? और न ही इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा है। कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लो। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठुकराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊं। सोचती हूँ बीमार पड़ जाऊं तो जान बच्चे। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तो तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। अब क्या इतना भी नहीं कर सकूंगा? मुसीबत के दिन क्या सदा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी होगी। चलो, ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। गुजारा हो जाए बस यही बहुत है। मुझे गहने की जरूरत नहीं है। प्रकाश को चंपा की बातें सुनकर लज्जा महसूस हुई। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में इतने अच्छे गहने बनते हैं, मुझे तो इसका पता भी नहीं था। कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी जलता है। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरत देखी है जो गहने पहनकर बहुत भद्दी दिखती है। ठाकुर साहब भी मतलब के यार है। यह भी नहीं कहते कि इसमें से कोई चीज चंपा के लिए भी ले जाओ। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दी। मैं गैर नहीं हूँ चंपा, हम एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 रुपए की कोई चीज दे देते तो वह बेकार नहीं जाती, मगर धनवानों का दिल धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज गई हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। वो सोचने लगा, यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। उसकी छत ठाकुर साहब की छत से मिलती हुई थी। वो दबे पांव नीचे आ गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। प्रकाश ने चाबी लेकर ताला खोल दिया, क्योंकि उसे घर की सभी चाबियों का पता था, और गहनों से भरी संदूकची लेकर
सीधा अपने घर आ गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो प्रकाश सो रहा था। चंपा ने उसे जगाते हुए कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उठा ले गया। किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो? वह संदूकची ले गया जिसने ब्याह में गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस संदूक में संदूकची रखी है। चंपा, तुम जाकर उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इतने गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई और चोर ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बताया है। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चुल नहीं उतरी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान। तुमने भाग दौड़ की थी तब कहीं जाकर ये चीजें आई थी। ठाकुर साहब, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया। अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं। 10-10 हजार रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते थे, कभी एक पाई भी नहीं गई। अरे तुम क्या जानो, आदमी का मन कितनी जल्दी बदल जाता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह कभी चोरी नहीं करेगा। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले तो अनर्थ ही हो जाए। ठाकुर साहब, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना व्यर्थ है। पुलिस माल तो बरामद नहीं कर सकेगी। हाँ, नौकरों को मारपीट भले ही लेगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। तुम भी क्या बच्चों जैसी बात करते हो प्रकाश बाबू? भला चोरी करने वाला अपने आप कैसे कबूलेगा? लेकिन ठाकुर साहब, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके से पता लगा सके तो माल निकल भी आए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ है। आप बैठे रहिए ठाकुर साहब, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम उगलवाऊंगा। नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो। प्रकाश, जरा अपने कमरे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। वो बोला, ठाकुर साहब, मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर चला गया हो और वहाँ छिपकर बैठ गया हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहाँ पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह नहीं सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे घर से ही आया। अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या हुआ? माल तो जाना था सो चला गया। अब चलो, आराम से बैठो। ठाकुर साहब, मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा। क्यों प्रकाश बाबू, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर बड़ा भारी अपराध लग गया है। चोरों ने रास्ता देख लिया है। संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। मुझे बहुत जल्द ये घर छोड़ना पड़ेगा। मेरी गलती से चोरी हुई है, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर प्रकाश वहाँ से चला जाता है। चोर उधर से आया, यह बात उसे लग गई। कहीं यह चोर को पकड़ पावे तो पच्चा खा जाए। देख लेना, कभी न कभी माल बरामद करेगा। प्रकाश अब इस घर में कभी नहीं रुकेगा, तुम चाहे कितना भी समझाओ। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा नहीं था, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी कुंजी कहाँ है इसका चंपा को भी पता नहीं था। वो पूछती, प्रकाश, इस संदूक में क्या है? और इसकी चाबी भी नहीं है। कुछ नहीं चंपा, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठाकर संदूक में बंद कर दी।
और क्या। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश उसी कमरे में ही सोने लगा जहां वो गहने रखे हुए थे। चंपा ने कई बार प्रकाश को अपने कमरे में सोने के लिए कहा। चोरी ऐसों की यहाँ नहीं होती। चोर घर में कुछ देखकर ही अपनी जान खतरे में डालता है। यहाँ क्या रखा है? अरे कुछ नहीं है, बर्तन भांडे तो हैं, गरीब के लिए वही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया। चंपा, ये संदूक तुमने हटाया? झाड़ू लगाते वक्त इधर उधर खिसक ही जाती है। अगर मैंने इसे हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं चंपा, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। चंपा को संदेह हो गया। एक दिन एक कुंजियों का गुच्छा बेचने वाला आया तो चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाली। यह गहने कहाँ से आई? प्रकाश ने तो मुझे कभी इसकी चर्चा नहीं की। कहीं ये ठाकुर साहब की गहने तो नहीं है? उसे अब कोई संदेह न रहा, लेकिन लज्जा और खेद से उसका सर झुक गया। वो सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? यह दुर्भावना इसके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी गहनों के लिए नहीं बोला। अगर बोला भी होता तो क्या इसका मतलब यह होता कि वह चोरी करके लाए? उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त ये थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? यही सोचकर प्रकाश परेशान था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय में बात चल पड़ी तो ठाकुर साहब ने कहा, प्रकाश बाबू, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? ठाकुर साहब 10,000 की नगद जमानत मांगते हैं, मेरे पास इतने रुपये कहाँ हैं? प्रकाश, तुम दरख्वास्त तो दो, अगर सारी बातें तय हो जाए तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसमें चिंता करने की क्या बात है? ठाकुर साहब, आप जमानत दे देंगे? हाँ हाँ, यह कौन सी बड़ी बात है। उसने घर आकर चंपा को ये खुशखबरी सुनाई। चंपा ये सब सुनकर खुश नहीं हुई और बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? चंपा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? और फिर मैं किससे जमानत दिलवाता? ठाकुर साहब जमानत न देते तो नौकरी नहीं मिलती, मगर रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके भी पैसे जाएंगे। यह तुमने कैसे मान लिया कि भूल चूक हो जाएगी? क्या मैं अनाड़ी हूँ? आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। प्रकाश के मन में प्रश्न उठा। चंपा ने ऐसा क्यों कहा? उसकी बात में कोई राज तो नहीं छुपा है? कहीं उसने संदूक खोलकर तो नहीं देख लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वो अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। वो संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी, नरेंद्र और उसकी नई नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए तो प्रकाश ने कहा, ठाकुर साहब, आज आपको यहीं रहना होगा, इस वक्त मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ठाकुर साहब रुकने के लिए राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। नरेंद्र और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। 3 औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जग रहा था। नरेंद्र के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूक रख दिया। अगले दिन जब वो ठाकुर साहब के घर गया तो नरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, मास्टर जी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे वो सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, अरे बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी प्रकाश बाबू। पूरा संदूक का संदूक मिल गया और एक चीज भी गायब नहीं हुई, जैसे चोर केवल रखने के लिए ही ले गया हो। बड़े आश्चर्य की बात है ठाकुर साहब, मेरी तो बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर रही। अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे कभी विश्वास न होता। तुम्हारी क्या,
किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही बेटा। नरेंद्र के पिताजी कहते हैं कोई देवी घटना हुई है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। अरे छोड़ो प्रकाश बाबू, आज इसी खुशी में हमारे यहाँ शाम को दावत होगी। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खबर सुनाई तो न जाने क्यों वो रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों बाद घर आया हो। मैं कल 1000 कंगलों को भोजन कराऊंगी। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा न होगा। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए।